तो स्वागत है बच्चों आपका मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में और सौरमंडल के बारे में। तो मनुष्य, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। हजारों वर्षों से मनुष्य आसमान की ओर देखकर आश्चर्यचकित होता आया है। सूर्य दिन में उगता है और अपनी चमक बिखेर कर रात्रि में अस्त हो जाता है। सूर्यास्त के पश्चात छोटी छोटी टिमटिमाती वस्तुएं आसमान में दिखलाई पड़ती हैं। इन टिमटिमाती वस्तुओं के साथ हमें चंद्रमा भी दिखलाई पड़ता है। चंद्रमा विभिन्न समय में विभिन्न आकार का दिखलाई पड़ता है। चंद्रमा जो आप आज देख रहे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद उसकी आकृति में घटोत्तरी या बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। तो ये कैसे होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि पूर्ण चंद्रमा, जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। इन चित्रों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि पूर्णिमा, जो कि एक पूर्ण चंद्र की रात्रि है, इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा की रात्रि में आप बच्चे आराम से पाएंगे कि प्रकाश अन्य रात्रियों की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिमा की रात को। वहीं अमावस्या, जिस दिन पूर्णिमा नहीं होता है, उस दिन आपको कुछ ज़्यादा ही अंधेरा महसूस होगा। तो समझते हैं पूर्णिमा से अमावस्या के बीच की दूरी, इस दौरान क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा का आकार घटने लगता है और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच की का जो समय है वह 15 दिनों का है। पूर्णिमा से चंद्रमा घटते घटते 15 दिनों के बाद अमावस्या का समय आता है, जब आपको चंद्रमा आसमान में दिखलाई नहीं देगा। ये काला काला जो शेडिंग है, इसका मतलब है कि आपको चंद्रमा इस दिन दिखलाई नहीं देगा। और अमावस्या को नए चंद्र की रात्रि भी कहते हैं, क्योंकि अमावस्या के बाद से ही चंद्रमा अपना आकार बढ़ाना शुरू करता है और अमावस्या के ठीक 15 दिनों के बाद पुनः पूर्णिमा आता है। और यह चक्र पुनः इसी प्रकार चलता रहता है। पूर्णिमा आया, 15 दिनों के बाद अमावस्या, फिर पूर्णिमा, ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपने समझा पूर्णिमा और अमावस्या को। अब बारी है खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो आसमान में दिखलाई देने वाले सूर्य, चंद्र, तारे, ये सभी चमकीली वस्तुएं खगोलीय पिंड हैं। अर्थात आसमान में दिखाई देने वाले सभी चमकीली वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब बात करते हैं तारे की। तारे क्या होते हैं। तारे, हमें ज्ञात हो कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य का अपना प्रकाश है। इसका मतलब ये हुआ कि तारों का अपना प्रकाश होता है। जो तारे हमें दिखलाई पड़ते हैं, जो रात को छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हमें दिखलाई पड़ते हैं, वे छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनकी दूरी हमारी पृथ्वी से बेहद दूर है। वे काफ़ी दूरी पे हैं, इसलिए उनका एक छोटा सा प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है। तारे गैसों के से मिलकर बने होते हैं। तारे गैसों से मिलकर बने होते हैं और उनमें ऊष्मा होती है, उनका अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप रात्रि के समय जब आसमान में ऊपर की ओर देखेंगे तो कुछ तारों का आप पाएंगे कि जिस जगह पे आपने उन तारों को कल देखा था या पिछले साल देखा था, वे तारे अभी भी वहीं पे हैं, वे अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तो इन तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये तारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये सप्तऋषि है। ये तारा आप आसमान में ऊपर देखें तो ये आपको इसकी अवस्थिति पता चलेगी। ये सप्तऋषि है और इसे लिटिल बियर भी कहते हैं। लिटिल बियर जो नक्षत्र मंडल है, ये बिग बियर या उर्सा मेजर का एक भाग है। ये बियर मतलब भालू, क्योंकि ये तारे मिलकर एक भालू की आकृति बनाते हैं। जैसा चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये भालू की एक आकृति है। इस तरह से विभिन्न विभिन्न तारे विभिन्न विभिन्न आकृति का निर्माण करते हैं। कुछ शेर की आकृति, कुछ भालू की आकृति, कुछ वृषभ की आकृति का निर्माण करते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने ज़माने में लोग यात्राएं करने के लिए इन नक्षत्रों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन नक्षत्रों के माध्यम से उन्हें दिशा का ज्ञान होता था। जैसा कि आपने पोल स्टार अर्थात ध्रुव तारा का नाम सुना होगा। ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। अब हम बात करेंगे
ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों की पहली परिभाषा तो यह है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करे वह ग्रह है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। हम सभी मानव ग्रह पर रहते हैं और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं आपको। जब सौरमंडल बताएंगे तो सारी बातें हम बताएंगे। ग्रहों की परिभाषा के बाद अब समय आता है कि हम सीखें सौरमंडल हमारा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो पहले मैं आपको सौरमंडल की परिभाषा बताऊंगा। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंडों से बनता है। इसे ही सौर परिवार या सौरमंडल कहा जाता है। अब इस परिभाषा में आपने कुछ अन्य शब्द, कुछ नए शब्दों को सुना, जैसे कि उपग्रह कहा मैंने, उल्का पिंड कहा, क्षुद्र ग्रह कहा। तो आप घबराएं नहीं, इन विषयों के बारे में, इन बातों के बारे में आगे बताया जाएगा। अब हम अपना सौरमंडल का स्वरूप देखते हैं कि यह कैसा है। तो सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सूर्य, ये चित्र जो है सांकेतिक रूप से बनाया गया है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा सदस्य है वो सूर्य ही है। यहाँ सूर्य को इतना छोटा देख कर ये ना समझे कि सूर्य इतना छोटा होगा, बाकी सब इससे बड़े हैं। ये बस सांकेतिक रूप से, और चूंकि जगह की कमी होती है बोर्ड में, इसीलिए हमने सूर्य को छोटा बनाया है। लेकिन वास्तविकता में सूर्य इनसे काफ़ी बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, हर बृहस्पति से काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में बताऊंगा कि सूर्य क्या है। तो जैसा कि पता है कि सूर्य एक तारा है, और तारों का निर्माण कैसे होता है? तारों का निर्माण गैसों से होता है। उसी प्रकार सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से हुआ है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह भी हमें ज्ञात है। यह सौरमंडल का केंद्र में स्थित है, यह ज्ञात है हमें। सूर्य हमारे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा हमारे लिए धरती पर न तो सूर्य के अलावा कोई ऊष्मा भेज सकता है, न प्रकाश भेज सकता है। तो यह पृथ्वी से कितनी दूर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम जानेंगे, यहाँ पे जैसा कि क्रम बना हुआ है, ये कुछ पथ बना हुआ आप पा रहे होंगे, ये क्या है? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। ये जो रास्ता है, इन्हीं रास्तों पर चलकर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये 8 ग्रहों के लिए उनका अपना पथ बनाया गया है, उनकी अपनी कक्षा बनाई गई है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह ग्रह है बुध ग्रह। ये जो क्रम है वह सूर्य से दूर होते हुए ग्रहों की है। अगर आप यहाँ ना देख पाएँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो पहला पथ है यह बुध का पथ है। बुध जो है, बुध के बारे में कि यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। बुध जो है अपनी एक परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है, अर्थात वहां 88 दिन में ही 1 साल हो जाता है। अब बात करते हैं बुध के पास कितना चांद है। चांद यानी कि उपग्रह। उपग्रह शब्द थोड़ा भारी भरकम हो गया, इसलिए उपग्रह को अगर हम चांद कहें तो ये ज़्यादा सुलभ होगा। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी के पास कितना चांद है, तो ऑब्वियस है कि पृथ्वी के पास एक चांद है। उसी तरह से बुध ग्रह के पास कितना चांद है, अर्थात कितना उपग्रह है, तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर की जो कक्षा है यह है शुक्र की कक्षा। यह है शुक्र की कक्षा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सांझ के समय जो सबसे पहला तारा उदित होता हुआ दिखाई देता है वह सूर्य है। यहाँ ध्यान रहे कि मैंने तारे शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि धरती से देखने पर वह तारे जैसा ही प्रतीत होता है, किंतु है वो एक ग्रह। तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा और इवनिंग स्टार सांझ का तारा कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको तो लगेगा कि सूर्य के पास बुध है तो सबसे गर्म वही होगा, किंतु यह गलत है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह
शुक्र ग्रह ही है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह। कारण क्या है? कारण यह है कि बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल न होने के कारण वहाँ का तापमान बुध ग्रह के तापमान से ठंडा है। शुक्र ग्रह के तापमान से ठंडा है। बुध ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल होने के कारण यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी। पृथ्वी संभवतः एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना नहीं, जीवन यहीं पे संभवतः पाई जाती है। इसके अलावा किसी और ग्रह पर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब उपस्थित नहीं है। यहाँ पे जल है जो किसी और ग्रह पे दुर्लभ है। अब बात करते हैं मंगल की। और हाँ, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं मंगल। मंगल की भौगोलिक संरचना पृथ्वी के समान ही है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि नासा ने अपना विमान भेजा, इसरो ने अपना विमान भेजा मंगल ग्रह पे। तो क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जाकर जीवन की संभावना ढूंढते हैं। क्योंकि पृथ्वी जैसा ही भौगोलिक संरचना, जैसा जमीन यहाँ है वैसा ही धरती पे धरातल वहाँ है। वहाँ भी बर्फ जमता है, वहाँ भी नदियाँ हुई लेकिन विलुप्त हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा और इसरो जैसी संस्थाएं लगी रहती हैं। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह का एक और नाम है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब बारी है सबसे बड़े ग्रह की। सबसे बड़े ग्रह यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बृहस्पति की खोज किसने की? तो 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलाई ने जब दूरबीन का आविष्कार किया था तो उन्होंने ही बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। अब आते हैं सैटर्न। इसको सबसे सुंदर ग्रह का खिताब दिया गया है। सबसे सुंदर ग्रह। सबसे सुंदर इस मायने में क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर एक वलय यानी छल्ला यानी कि अंग्रेजी में कहें तो रिंग दिखाई पड़ता है, इसीलिए शनि जो है सबसे सुंदर ग्रह है। अब बात आती है अरुण यानी कि यूरेनस। ये ग्रह हरे रंग का ग्रह है, इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब बारी आती है वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह अरुण के समान ही है। अरुण के समान ही है। जानकारियों के बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह के बारे में हम ये पहले समझ लिया कि उपग्रह को चांद कहते हैं। तो हमने ये जाना कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह है तो हाँ है, एक चांद है हमारे पास, तो इसकी संख्या हो गई 1। अब बात करें क्या मंगल के पास उपग्रह है? तो जी हाँ, मंगल के पास 2 चांद है, 2 उपग्रह हो गया, फोबोस और डिमोस नाम का। ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति। तो एनसीईआरटी की किताबों में चूँकि उसमें डाटा अपडेट होता नहीं है तो उसमें पुराना डाटा है कि उसके उपग्रहों की संख्या 67 दी हुई है, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 हो चुकी है। और पहले यह सर्वाधिक उपग्रह होने का खिताब रखता था, लेकिन अब यह पद इससे छिन गया है और शनि ग्रह के पास 82 ग्रह होने के कारण यह सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला अर्थात सबसे ज़्यादा चांद वाला ग्रह बन चुका है। 82 चांद है और इसका सबसे बड़े चांद यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन है। हालांकि शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह का नाम, तो उसका नाम गैनीमेड है और वह बृहस्पति का है। गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। और शनि का सबसे बड़ा पूछा जाए तो टाइटन, और पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद या सबसे बड़ा उपग्रह तो वो किसका है? बृहस्पति का है, उसका नाम है गैनीमेड। अब बात करते हैं अरुण। अरुण के पास उपग्रहों की संख्या 27 है और वरुण के पास उपग्रहों की संख्या 14 है। तो इस प्रकार आपने सौरमंडल को पूरी अच्छी तरह से समझा।